हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? 35। कल वाला सब याद है? बंगाल का पहला नवाब कौन? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन के बाद सरफराज के बाद सरफराज के बाद अलीवर्दी खान के बाद सिराज उदौला। सिराज उदौला के बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला। नजमुद्दौला के बाद सैफुद्दौला के बाद मुबारक उद्दौला। याद हो गया है? चलिए, प्लासी की जो लड़ाई थी, बैटल ऑफ प्लासी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई था। प्लासी का युद्ध कब और कहां हुआ था? 23 जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में। मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में, जो नदियां जिला वगैरह है ना, उसके पास बंगाल में स्थित है ये प्लासी। और ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी के युद्ध के पहले एक घटना घटी थी जिसे इतिहास में ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, यानी काल कोठरी की दुर्घटना। काल कोठरी की दुर्घटना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, काल कोठरी की त्रासदी। काल कोठरी की घटना जो है वो 1756 में हुआ था, जून में, है ना? जून 1756 में हुआ था, हाँ 20 जून। और साथ ही साथ इसमें क्या महत्वपूर्ण घटना थी कि ये जो इस समय में बंगाल का नवाब था वो था सिराज उदौला। और चूंकि ये सिराज उदौला बंगाल का नवाब था तो निश्चित रूप से इसके ऊपर, इसके हाथ में पूरा हुकूमत था। लेकिन चाहती थी अंग्रेज क्या कि कठपुतली बना के रखे किसको? सिराज उदौला को। जैसे मान लीजिए हम सिराज उदौला, हम राजा हैं, तो हमको जो मन करेगा उठ बैठ कर सकते हैं ना। मन किया कि बाहर थोड़ा घूम के जाए, टहल के, गैलरी में टहल के आ जाएंगे कि नहीं? अंग्रेज बोलता है नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, जैसे हम बोलेंगे वैसे ही करिए। तो हमको अच्छा लगेगा? खराब? राजा हम है कि वो है? राजा तो हम है ना, लेकिन वो तो ऐसा काम कर रहा है जैसे लग रहा है राजा वही है। एक दिन गुस्सा का ये तो फटेगा ना, मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग को हम बहुत क्रूरता से साबित आते हैं। आप लोग मान लीजिए अभी गुलाम है हमारे, हमें अंग्रेज आप लोगों के साथ बहुत क्रूरता से पेश आता है, जहाँ तो हिलो मत, ऐसे मत करो, पूरा जबरदस्त। तो आप लोग को अंदर से गुस्सा लगेगा कि नहीं? आप सोचिएगा कि कम मास्टर साहब को पीटे, लेकिन मौका का तलाश रहेगा। सामने से पिटिएगा तो गोली बंदूक है ना हमारे पास, भून दिया जाएगा, कहानी खत्म। तो जिस दिन मौका मिलेगा एक ठो रस्सी लेकर आइएगा, वो बोरा लेकर आइएगा और सीधा मुंडी बंद, उसका धड़ाम 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 धड़ाम। बोला चुपचाप रहो मास्टर साहब, हमको मारा था कैसे, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरा बदला हो गया कि नहीं? सिराजुद्दौला को भी मौका मिला। कालकोटी की दुर्घटना, टोटल व्यक्ति जो थे वो व्यक्ति कितने? 146। 146 में 146 कौन थे? अंग्रेज। 146 अंग्रेज को बंद रूम में, जून का महीना जब अपने पिक पर होता है गर्मी, और उस समय में जून में ही मानसून का आगमन होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले सप्ताह में। तो वहां पर जैसे ही मानसून का आगमन, मतलब उस समय में क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर इन द सेंस उम्मस टाइप का। एक होता है तापमान होना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना, और एक होता है उम्मस होना, टेम्परेचर कम है लेकिन आपको रहा नहीं जाएगा, ना जिंदा रहिएगा ना मरिएगा, इस टाइप का लगेगा, हिले डोले नहीं, ऐसे ही रहे, रहता है ऐसा समय। वो जून के आसपास का है। तो 146 अंग्रेज को बंद करके रख दिया एक छोटा सा कमरा में। जैसे अभी इतना कैसे भरे हुए हैं आप लोग, तो ऊपर का जगह तो खाली है ना, ऊपर भी खाली नहीं होता। कोई सामान को पैक किए हैं आप लोग बक्सा उक्सा में, पूरा ठूस ठूस के। और जो चैन बंद नहीं होता है सुटकेस सुटकेस में, तो क्या करते हैं, उसमें चढ़ जाते हैं, और उसके बाद ले थोड़ा और एक बार, और थोड़ा और एक बार, फिर करते हैं। जितना भी उसका स्पेस रहता है सब खत्म। कभी कभी चैन खराब भी हो जाता है। तो उसी तरह का जो रूम था ना, उस रूम में कोच कोच के सबको डाल दिया। कितने लोगों को? 146 लोगों को। और वो भी महीना देख लीजिए, जून का है, खतरनाक गर्मी वाला है, तो उसमें जिंदा रहेगा। तो जब सुबह दरवाजा खोला ना तो 123 का विकेट गिर चुका था। कितने लोग? 123 का विकेट गिर गया। बचा कितना लोग? 23 में एक था हॉलवेल। कौन था? जो सारी घटनाओं के बारे में बताया था। कौन? हॉलवेल। मतलब मुश्किल से अगर 5-10 मिनट और रहता तो ये 23 का विकेट क्या हो जाता? अंग्रेज लोग को अब बताया, सबक सिखा दिया। कौन? सिराजुद्दौला। मार दिया नहीं, 146 लोगों को अंदर बंद कर दिया। अब अंग्रेज लोग अच्छा लगेगा खराब? फिर अंग्रेज सोचेगा कि हम इससे क्या लें, बदला लें। यही घटनाक्रम आगे चलते रहा, प्रतिस्पर्धा चलते रहा। इसे इतिहास में काल कोठरी की दुर्घटना कहते हैं। तो काल कोठरी की दुर्घटना कब हुई? 1700। बंगाल का नवाब कौन था? कितने अधिकारी को बंदी बनाया था? 146 में कितने लोग भारतीय थे? सारे के सारे लोग। कौन? कितने लोग मर गए? बच्चे कितने लोग? उसमें कौन था? सारे चीजों का रचयिता कौन था?
और हॉलवेल वही है जो गवर्नर भी बनता है, हॉलवेल वही है जो गवर्नर भी बनता है। इसके बाद ही होता है आपका कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। 1756 के जस्ट बाद होता है 1757 में प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में जो बंगाल का नवाब है वो कौन? सिराजुद्दौला, और उधर से अंग्रेज का अधिकारी है क्लाइव। कौन है? क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ और सिराजुद्दौला एक तरफ। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। ये तो यही था गद्दार, धोखेबाज। ये मीर जाफर सेनापति जो है सिराजुद्दौला का, ये जाके मिल गया किससे? तो सारा का सारा पोल खोल दिया किसका? जैसे मान लीजिए हम सिराजुद्दौला, हम अपने सेनापति किसी को बनाए हुए हैं, अब वो सेनापति जाकर किसी और दूसरे वाले को बोल दे कैसे कैसे मारने का प्लान बनाया है, तो मेरा पोल खुल जाएगा कि नहीं? तो जैसे ही हम सोचेंगे मारने के लिए, वो हमारे पीछे से आके हमला कर देगा, तो मेरी हार निश्चित है, अवश्यंभावी है, नहीं है? तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर जाके मिल गया किससे? क्लाइव से। धोखा हो गया इससे ना। तो ये एकमात्र झड़प थी, लेकिन इस झड़प ने साबित कर दिया धोखेबाजों का, गद्दारों की भूमिका। और मीर जाफर जब इसके पास आया तो मीर जाफर क्लाइव जो है मीर जाफर को बना दिया क्या? बंगाल का नवाब। जैसे आप धोखा करके किसी को आइएगा तो नहीं आपको लालच देंगे, वाह बहुत अच्छा ऐसे ही करके आना, तुमको तो नवाबे बना देंगे, राजा बना देंगे। आप खूब खुश हैं कि नवाब का नाती बनने वाले हैं, नहीं? तो ये था आपका प्लासी का युद्ध। और इस प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद यानी 1857 की घड़ी फिर से आई हमारे पास मौका कि हम लोग देश को आजाद करने के लिए सोच सकते थे। तो हम लोग अब फैक्ट पे ज्यादा बात करेंगे, कंसेप्ट पे कम। ये क्लियर है ना? तो इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा? ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था? कब हुआ था? कितने अंग्रेज अधिकारी थे? मारे गए कितने? 123। बचे कितने? उसमें से कौन था? हॉलवेल। प्लासी का युद्ध जब हुआ था बंगाल का नवाब कौन था? और अंग्रेज की तरफ से कौन थे? वही लिखा है 23 जून 1757 मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में जो नदिया नामक जिला है वहीं पर हुआ था क्या? प्लासी का युद्ध। इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी, भारतीयों की हार। इसके बाद फिर आगे बढ़ेगा हम लोग का, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 36। किसने सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किया था? इसको बताने की जरूरत नहीं है, सेनापति था ना गद्दार। कौन? मीर जाफर। सिराजुद्दौला को हराने के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? क्या? कहीं कहीं पर वो देता है 20 जून, कहीं कहीं पर 21 जून रहता है, उसमें थोड़ा संशय बना हुआ है। ज्यादातर जगहों पे 20 जून का ही चर्चा किया हुआ है, ज्यादातर जगहों पे ऐसा चर्चा किया हुआ है उसका। और इसका और उसका 22 अक्टूबर है, बक्सर का। अक्टूबर ना। सिराजुद्दौला को हराने के बाद किस बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? किसको बनाया गया था? मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध के बाद क्या स्थापित हो गई? कंपनी की सत्ता। प्लासी का जो युद्ध हुआ उसके बाद क्या हो गया? कंपनी की सत्ता। कंपनी का सत्ता बाद में हट जाएगा, कंपनी के अधीन चला गया ना सारे चीज। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो गई थी? 1600 में, दिसंबर को 1600 में हो गया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद क्या स्थापित हो गई? कंपनी की सत्ता। बाद में जब पढ़िएगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के जस्ट बाद आएगा 1858 का। 1858 का जो एक्ट आता है 1858 में, जो कंपनी के अधीन शासन है वो सारा का सारा किसके पास आ जाएगा? क्राउन के पास। तो कंपनी से फिर चला जाएगा कहां पर? क्राउन, महारानी है ना, क्राउन के पास। कब? 1858 में। तो ये बाद का चीज है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अगला है 40 नंबर। 1764 में किस लड़ाई में भारतीय सेना की हार हुई? बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764। डेट क्या था? 22 अक्टूबर 1764। और इसमें भारत की तरफ से कितनी सेना? 3। मुगल बादशाह था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब कौन था? सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला। सुजाउद्दीन अलग है और सिराज उद्दौला अलग है। सुजाउद्दीन कौन है? बंगाल का नवाब। सिराज उद्दौला कौन है? अवध का नवाब। और यहां से बंगाल का नवाब था कौन? मीर कासिम। मीर कासिम। बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। ये तीनों की संयुक्त सेना एक तरफ और दूसरे तरफ कैप्टन मुनरो की सेना। यानी अंग्रेज के तरफ से कौन थे? कैप्टन मुनरो। कौन थे? कैप्टन मुनरो। प्लासी के युद्ध में क्लाइव और बक्सर के युद्ध में मुनरो। इसमें तीनों भारतीयों की क्या हो गई? पराजय। इसमें प्रमुख रूप से जो सत्ता था किसके अधीन? मुगलों के अधीन। यानी सबसे बड़ा जो राजा था वो कौन था? मुगल।
मुगल समेत अवध और बंगाल के नवाबों को हरा दिया था कौन? अंग्रेज। कौन? कैप्टन मुनरो के सदस्य में। तो 3 भारतीय लोगों की यहाँ करारी क्या हो गई? हार। इससे सर्वविदित हो गया कि अब आने वाले समय में भारतीय लोगों की जीत नहीं हो सकती है। मतलब बड़ा वाला टीम को अगर हरा दे, केन्या जैसा टीम, तो लगता नहीं कि खतरनाक है थोड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ? तीनों सेना को हरा दिया कौन? अंग्रेज, कैप्टन मुनरो। इतिहास में इसे बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसके बाद ही 1765 में एक संधि होती है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? और इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने की शक्ति अंग्रेजों को मिल जाती है। राजस्व वसूलने का अधिकार जो है किसको मिल जाता है? अंग्रेजों को मिल जाता है। तो बक्सर की लड़ाई है। क्लियर है? हटा दें? कौन कौन तीनों याद है ना? मुगल बादशाह कौन? शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब, यहां पर स्टूडेंट गलती करता है, सिराजुद्दौला की जगह दिमाग में चलता है उसका शुजाउद्दीन। वहां मिस्टेक नहीं करना है, सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन? मीर कासिम। अंग्रेज के तरफ से कैप्टन कौन? कैप्टन मुनरो। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद किसने कंपनी की दीवानी सौंपी थी? क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। आंसर हो जाएगा आपका इसका शाह आलम द्वितीय। कंपनी द्वारा विभिन्न राज्यों पर कब्जा जमाने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई थी? सहायक संधि। कौन सी संधि? सहायक संधि। देखिए यहां पर 3 क्वेश्चन फिर से पूछता है ना। एक पूछेगा सर जॉन सॉर, सर जॉन सौर के समय में आया था अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे एससीईआरटी वगैरह का खत्म हो जाएगा ना, तो एक बार हम कंक्लूजन के हिसाब से आपका क्लास ले लेंगे। कंक्लूजन इन द सेंस क्या हुआ कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट एक ही क्लास, 1 या 2 क्लास जो भी होगा, तो क्या हाँ वो कराएंगे, सारा कराएंगे। जो बोले हैं वो तो कराएंगे ही कराएंगे, इसके अलावा भी जो बोल रहे हैं वो भी कराएंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि ये तो एससीईआरटी जो लिखा है बुक उसी के अनुसार ना क्वेश्चन उठा रहे हैं, अपने से क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। ये सारा का सारा क्लास किसका है? 8 का है। हम अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं उठाए, सब एससीईआरटी की किताब में ओरिजिनल आपको मिल जाएगा किताब में। ठीक, तो उसमें जितना डेटा दिया हुआ है वो आप तक पहुंचा दे रहे हैं। जैसे ही एससीईआरटी का सारा खत्म हो जाएगा तो 1 या 2 क्लास में उसका जो समरी है, जितना भी हम लोग पढ़े हैं, तो जो भी पढ़े हैं उसमें का जो इंपोर्टेंट पॉइंट होगा उसको एक बार रिवाइज करवा देंगे आप लोग का, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। आप लोग खुद से भी कर सकते हैं इसको, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा बना लेंगे ताकि पता चलेगा कि मैच कर लेंगे कहां से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। क्लियर ना? तो सर जॉन सॉर के समय में आया था अहस्तक्षेप की नीति। अगर आपसे पूछेगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था विलय नीति या हड़प नीति, विलय नीति या हड़प नीति, वेबगत का सिद्धांत। और इसके बाद देखिएगा आप वेलेजली के समय में एक लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली के समय में आया था सहायक संधि। वेलेजली के समय में आया था सहायक संधि। लिख लिए? सर जॉन सौर अहस्तक्षेप की नीति। हाँ हट जा रहे हैं हम यूट्यूब में, किसको छोटा और नजर आएगा उसमें, पता नहीं इन लोग को भी, बेचारे लोग को नहीं दिखेगा, आप लोग को भी नहीं दिखेगा। हो गया? हो गया? सर जॉन सौर अहस्तक्षेप की नीति, अभी चर्चा भी करेंगे इस पे। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी विलय नीति, वेबगत का सिद्धांत। वेलेजली का है सहायक संधि। अभी हम लोग का कौन सा टॉपिक आया है? सहायक संधि। हटा दें, ये तीनों याद रखेगा। सर जॉन सौर याद होगा? नहीं याद होगा तो ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, सर जॉन शोर, शोर मतलब चोर, और चोर मचाए शोर, चोर क्या मचाता है? शोर। तो चोर मचाए शोर यानी हस्तक्षेप करते हैं ना, जैसे आप आ गया कोई बीच में तो हस्तक्षेप आ गया, तो उसी को बना दिए अहस्तक्षेप। क्या बना दिए? अहस्तक्षेप। तो चोर मचाए शोर तो क्या हो गया? अहस्तक्षेप। डलहौजी तो आप लोग जानते हैं विलय नीति, आराम से इसको बना लीजिएगा। दूसरा बना कौन? वेलेजली। मान लीजिए किसी का जल गया, कोई किसी का यहाँ पर आग लग गया, तो आग लगने पर वो जल गया तो उसको मदद कीजिएगा ना। मदद कब कीजिएगा? सहायता कब कीजिएगा? जब उसको जल जाएगा वो, तब ना। बोलिए। तो जला मतलब कौन हो गया? तो उसको क्या कर देंगे? सहायता कर देंगे। क्लियर ना? अब याद रहेगा। तो सहायक संधि कौन? वेलेजली। सहायक संधि वेलेजली। सर जॉन शोर
अहस्तक्षेप नीति। और डलहौजी, अच्छा बिना देखे बताइए तो, वेलेजली के समय में, वेलेजली के समय में, वेलेजली के समय में अहस्तक्षेप नीति, अहस्तक्षेप नीति। और जो सोच रहे हैं पूछेंगे वो हम पूछेंगे नहीं। अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन है जो आपके दिमाग में रखना है। सहायक संधि की शुरुआत, छोटा छोटा दिख रहा होगा पीछे वाला, परेशान नहीं होइएगा, सुनिएगा, हम लिखवा देंगे जो लिखाने का होगा। सहायक संधि की शुरुआत भारत के गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड वेलेजली ने की थी, जो अभी हम बता चुके थे। ठीक, यह एक मैत्री संधि थी, मित्रता करने के लिए। क्या था वो, इसकी मदद से लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805, डेट याद रखिएगा 1798, एक्चुअल में 1798 में ही पहला हैदराबाद का जो निजाम रहता है उसको क्या कर लेता है, मिला लेता है। जैसे डलहौजी के द्वारा सतारा को मिलाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर हैदराबाद के निजाम को, निजाम जो है हैदराबाद के राजाओं को बोलते थे क्या, निजाम। तो जैसे ही निजाम आएगा समझ लीजिएगा क्या, हैदराबाद। तो वेलेजली ने 1798 से 1805 के बीच में बहुत सारे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में क्या कर लिया, मिला लिया। तो इसके बीच भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। इस संधि के तहत, कौन सा संधि, सहायक संधि, भारतीय शासकों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना को रखने की अनुमति देनी होती थी। भारतीय शासक, मान लीजिए हम है भारतीय, अब हम जो भारतीय शासक है अपने ही राज्य में ब्रिटिश सेना को रखने देंगे। आइए ब्रिटिश सेना यहाँ पर रहिए। कितना चालाक था कौन, अंग्रेज। अपना सेना छोड़ के, गुप्तचर छोड़ के जाता था कि राजा पे देख दाख करे कि कैसे काम कर रहा है। दूसरा, ब्रिटिश सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासकों को धन देना होता था। सब हट्टा कट्टा पुलिस को बैठा दिया यहाँ पर, बोला खिलाते रहिए। क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं, हम है राजा, ठीक है, जैसे मान लीजिए हैदराबाद के निजाम, और कोई है अंग्रेज, है ना, और वो अंग्रेज क्या किया, अपनी सेनाओं को हमारे यहाँ पर ला के रखेगा। उसमें जितना भी खर्च होगा रखने उखने में, खाने पीने जो भी है, वो सब खर्चा कौन करेगा, राजा करेगा। भारतीय शासकों के विदेशी संबंध कंपनी तय करेगी। अगर भारत का निजाम है या कोई भी है शासक जो किसी विदेश से सहायता लेना चाहता है या किसी अन्य देश से, जैसे फ्रांस था, डच था, पुर्तगीज था, स्वीडिश था, डेनिश था, बहुत सारे थे, अगर किसी तरह का आप संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो आपको पहले हमसे क्या लेना होगा, परमिशन लेना होगा। ब्रिटिशों की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी भारतीय शासक किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता था। पहले से दिमाग लगा लिया कौन, अंग्रेज, कि आप किसी अन्य यूरोपीय लोगों से आप सहायता नहीं ले सकते। इसी संधि को कहा गया क्या, क्लियर है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए कि लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 के बीच, लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 के बीच, लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1798 से 1805, 1805 के बीच भारत में सहायक संधि के अनुसार, सहायक संधि के द्वारा कर दीजिए, सहायक संधि के द्वारा अपना विस्तार करता रहा, अपना विस्तार करता रहा। सबसे पहला, अगला पॉइंट करके, सबसे पहला राज्य क्षेत्र कौन था, हैदराबाद का निजाम। सबसे पहला राज्य क्षेत्र हैदराबाद का निजाम, कब, 1798। हालांकि ये लिखने का जरूरत नहीं था, अगला ही क्वेश्चन है हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन यही है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, हैदराबाद का निजाम। कब किया था, 1798 में। सहायक संधि समझ गए ना, क्या था कि सहायक संधि मतलब किसी को भी अपना मित्र बनाने का, मैत्रीपूर्ण रखने का, है ना। अब मैत्रीपूर्ण में भी घोटाला कर दिया कौन, अंग्रेज। बोला कि आप राजा हैं, राजा रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी सेना आपके पास छोड़ देंगे, उसका रख रखाव आप रखिए, धन जो है वो सारा आप देते रहिए। अगर विदेश की नीति को अपनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमसे बात करना होगा। यानी विदेश नीति मतलब किसके, यूरोपीय लोगों से। इसको डर था ना कि हमारे आसपास के लोग भी तो यहाँ पहुंच जाएंगे, और वो तो हुआ ही, वो तो पहुंचा ही था ना, जिसके कारण युद्ध हुआ था। वांडीवास, वेदरा, ऐसा बताए हुए थे, कर्नाटक वार हुआ था। तो हैदरा का निजाम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपके पास प्रश्न है, कंपनी ने किसे हैदर अली के से किस व्यापार पर नियंत्रण हासिल किया। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। कंपनी ने हैदर अली से किस व्यापार पर नियंत्रण हासिल किया था। काली मिर्च और इलायची कैसे हटा देना है सिर्फ। कंपनी ने
हैदर अली से किस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया था? तो काली मिर्च और इलायची, इलायची को बोलते हैं कार्डेमम। कार्डेमम हिल्स सुने होंगे आप लोग, साउथ में है, दक्षिण में एकदम नजर आएगा। नीलगिरी, अन्नामलाई, उसके नीचे दिखेगा कार्डेमम। हैदर अली का प्रवेश जो है भारत में हुआ था 1761 में, मैसूर का शासक बना। कब? 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना और इसका प्रवेश हुआ था घुड़सवारी के रूप में। कैसे हुआ था? घुड़सवारी के रूप में हुआ था। किसका? हैदर अली का। और हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में, 1782 में। तो हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। हैदर अली किस रूप में प्रवेश किया था? घुड़सवारी के रूप में। और हैदर अली का ही पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, है ना? तो टीपू सुल्तान इनके पुत्र का नाम था। और अंग्रेजों के साथ जो है आंग्ल भारतीय युद्ध हुआ था, एंग्लो मैसूर वार। मैसूर का शासक था ना, कर्नाटक में स्थित है मैसूर, बंगलुरु से कुछ दूरी पर है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कितना? 4। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब से कब तक? 1700 कितना से? 67 से 69। दूसरा हुआ था 1780 से 84। तीसरा हुआ था 1790 से 92 और चौथा हुआ था 1799। यही था ना? तो 1767 से 69 पहला, दूसरा था आपका 1780 टू 84, तीसरा था 1790 से 92 और चौथा था 1799। यही था ना? पहले वाले में जो गवर्नर थे वो थे वेरेलिस्ट। कौन थे? वेरेलिस्ट। कौन थे? वेरेलिस्ट। दूसरे वाले में थे हेस्टिंग्स। कौन थे? हेस्टिंग्स। कौन थे? हेस्टिंग्स। तीसरे वाले में थे कार्नवालिस। कौन थे? कौन थे? कार्नवालिस। और चौथे में थे वेलेजली। कौन थे? वेलेजली। कौन थे? वेलेजली। पहला वाला में हुआ था मद्रास की संधि। कौन सी संधि? याद रखना है, एमएमएस। क्या याद रखना है? एमएमएस। 3, चौथा में कोई संधि नहीं हुआ था। तो पहला कौन सा संधि है? मद्रास की संधि। कौन सी? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हो गया? मद्रास की संधि। दूसरा वाला का संबंध मंगलौर। क्या बोले? मंगलौर। क्या बोले? तीसरा था श्रीरंगपट्टनम। तीसरा वाला, पहला वाला कौन? मद्रास। दूसरा वाला कौन? मंगलौर। तीसरा वाला कौन? श्रीरंगपट्टनम। और चौथा में कोई भी संधि नहीं हुई थी क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन सा मैसूर युद्ध में? हैदर अली की मृत्यु कौन सा मैसूर युद्ध में? समझ में आया? तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु? 1782, 1782। और चौथे वाले में किसकी? 1799। शेरे मैसूर कहते हैं किसको? टीपू सुल्तान को। जैकोबियन क्लब का सदस्य था कौन? टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था कौन? टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र था कौन? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 45। टीपू सुल्तान ने अपने राज्यों में किन वस्तुओं के निर्माण पर रोक लगा दी थी? चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची। चंदन की लकड़ी, हाँ निर्यात है, निर्माण है, निर्माण। टीपू सुल्तान ने अपने राज्यों में किन वस्तुओं के निर्यात होना चाहिए, लेकिन हाँ निर्यात होगा, निर्माण नहीं, निर्यात कर दीजिएगा, निर्यात पर रोक लगा दी। चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची। काली मिर्च वगैरह केरल उरल के तट पे देखिएगा ज्यादा देखने को मिलता है, अभी कर्नाटक में ज्यादा होने लगा। चंदन भी देखिएगा दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलेगा। पुष्पा पिक्चर देखे है ना, झुकेगा नहीं। कितना था? 45 था ना? 46। यहाँ से टीपू सुल्तान की सत्ता अवधि क्या थी 1782 में? ये तो नहीं भी बताते तो भी आप मार देते, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु कब हुई? अभी ना बताए थे कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। कौन सा? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, यही ना? तो यानी 1782 हैदर अली का मृत्यु, 1799 टीपू सुल्तान का मृत्यु, उसके बीच में तो टीपू सुल्तान ही रहेगा ना। तो टीपू सुल्तान की सत्ता अवधि क्या थी? हो जाएगा ना? चलिए आगे नेक्स्ट। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना के रूपांतरण में किसकी मदद ली थी? किसकी? फ्रांसीसी की। हैदर अली के साथ भी था यही। जब हैदर अली क्या किया था, जो मैसूर का शासक था, हम हैदर अली की जगह मैसूर ही लिखते हैं, बाद में टीपू सुल्तान के साथ भी यही देखने को मिलता है। तो जो मैसूर का शासक था, ये 2 प्रतिद्वंदी को हरा दिया गया था। किसको किसको हरा दिया गया था? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद में कौन था?
निजाम। तो हैदराबाद के निजाम को हरा दिया कौन? मैसूर। और जो प्रमुख शक्ति थी मराठों की शक्ति, किसकी शक्ति? मराठों की शक्ति, ये दोनों को धो दिया था कौन? मैसूर। दो प्रमुख शक्तियों की पराजय हो गई थी उस समय में, हैदराबाद और मराठों का। और विदेशी शक्तियां भी यहाँ हावी हो रही थी, और दो विदेशी शक्तियां यहाँ प्रमुख रूप से काम कर रही थी, एक अंग्रेजों की और एक फ्रांसीसियों की। अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की। आंशिक रूप से पहले हैदर अली जो है यानी मैसूर जो है अंग्रेजों से मित्रता करना चाहा, लेकिन अंग्रेज अपना स्वार्थ हित की पूर्ति करने के लिए ये इसको मदद देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मैसूर ने पुनः फ्रांसीसियों से मदद प्राप्त कर ली। तो फ्रांसीसियों से जैसे ही मदद प्राप्त करेगा तो मैसूर और फ्रांस दोस्त हुआ के दुश्मन? ये दोस्त है के दुश्मन? और फ्रांस अंग्रेज दोस्त है के दुश्मन? तो अंग्रेज का दुश्मन कौन बन गया? मैसूर का ये दोस्त है के दुश्मन? दोस्त है के दुश्मन? और ये जो दुश्मन बना है तो इसका जो दुश्मन है इसका ये दुश्मन बन जाएगा, और इसका ये कौन बन जाएगा? दोस्त। यानी अंग्रेजों का दोस्त होगा, एक तरफ गुट बन जाएगा अंग्रेज का, एक तरफ गुट बन जाएगा हैदराबाद का निजाम का, और एक तरफ गुट बन जाएगा मराठों का। ये तीनों सेना एक तरफ होगी और एक तरफ होगा मैसूर और, समझ में आया? तो ये जो यूरोपीय लोग हैं ना, ये अपने चीजों को मनवाएंगे अब इन लोग को, यानी बलि का बकरा बनाएंगे भारतीय लोगों को। और भारत का सबसे बड़ा कमजोरी था कि आपस में क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहा था, आपस में लड़ाई करने में लगा हुआ था ये लोग। टीपू की आखिरी लड़ाई किस वर्ष में हुई? तो एक बार समझा दिए, उसमें सारा क्वेश्चन आ रहा है। 1799, 1799। टीपू के द्वारा शेर से मुकाबला करने के कारण क्या कहा जाता है? शेरे मैसूर। अभी बताए थे शेरे मैसूर। शेरे मैसूर लिख लिया ना। टीपू की मौत के बाद मैसूर का शासन किसके हाथों में चला गया? वोडियार राजवंश का। एक राजवंश है जिसका नाम है वोडियार। टीपू के बाद वोडियार, अच्छा इधर नहीं दिख रहा है, वोडियार राजवंश। वोडियार राजवंश लिख लिए? कौन सा राजवंश? वोडियार राजवंश। इसके बाद है नेक्स्ट, मराठों ने 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसके हार का सामना किया? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। क्योंकि ये पानीपत जो है ये जगह है कहाँ? हरियाणा में है, हरियाणा में है ना। तराइन कहाँ है? तराइन, तराइन। तराइन का युद्ध भी तो वही है, तराइन का मैदान में है। तो पानीपत का कितना युद्ध हुआ था? 3 हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का युद्ध दूसरा युद्ध कब? 1500 अकबर और हेमू के बीच। और फिर हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, है ना, मराठों और अफगानों के बीच। मराठों और अफगानों के बीच, मराठों और अफगानों के बीच। वही बोल रहा है कि मराठों ने 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसके हार का सामना किया? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली किस वंश का था? अफगान, अफगानी था ना। तो मराठा और अफगान के बीच हुआ था पानीपत की कौन सी लड़ाई? तीसरी लड़ाई 1761 में। जबकि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तराइन का पहला युद्ध 1191। तराइन का दूसरा युद्ध 1100। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 से 16 के बीच में हुआ था, है ना। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार और पृथ्वीराज चौहान की, दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान की, मोहम्मद गौरी की, और तीसरा वाला 1215 में हुआ था इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। किसके किसके बीच? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच ये लड़ाई हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई और यल्दौज की हार हो गई। इतिहास में इसे तराइन का तीसरा युद्ध के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट को पूछा जाता है तराइन का तीसरा युद्ध, तुरंत वो आंसर बताता है चंदावार का युद्ध। कब? 1194। जो हल्का फुल्का पड़ा है तुरंत उसके दिमाग में आता है तराइन का पहला 1191, तराइन का दूसरा 1192, तराइन का तीसरा तो बोलता है 1194। चंदावार का युद्ध आ जाता है अपने आप, आपके पास भी वहां आता है, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। 1215 में होता है। इल्तुतमिश, यल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का चेला था। मोहम्मद गौरी का नाम सुने हैं? तो मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी तो नहीं था, लेकिन उत्तराधिकारी के रूप में गुलाम बनाकर रखा था, दास बनाकर रखा था 3 लोगों को, जिसका नाम था यल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। वही बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है, जिसे इतिहास में
दास वंश, गुलाम वंश, इलबरी तुर्क या ममलुक वंश के नाम से जानते हैं। 1206 से 1290 तक का जो पीरियड था वो था आपका दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का काल, यही था ना। तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्लियर है? यहाँ बोलते ही नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। तराइन का कितना युद्ध हुआ? तीनों याद है? पानीपत का याद है? थोड़ा देर में पूछेंगे। कंपनी हुकूमत की स्थापना किस वर्ष तक संपूर्ण भारत पर नियंत्रण कर चुकी? 1856 तक, 1856 तक, 1856 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग पढ़ेंगे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद किनका उदय हुआ था? स्थानीय राष्ट्र। यही आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक या दूसरा टॉपिक बनता है। 18वीं सदी में स्वतंत्र राज्यों का उदय या स्वायत्त राज्यों का उदय, जिसमें मैसूर, यानी 1707 के बाद के आसपास का ले लीजिए, मैसूर हो गया, कर्नाटक हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया, परवर्ती मुगल काल हो गया। यानी जो मुगल वंश का अंतिम महान शासक था औरंगजेब, 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद प्रवर्ती मुगल काल जो है अयोग्यता का परिचय दिया, और उस अयोग्यता ने उसको और डाउनफॉल में लेकर चला गया, जिससे और स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया। जैसे अभी हम मेन राजा हैं, मेरा नाम है औरंगजेब, है ना, तो बोलते ना आप लोग के डायलॉग बोलते, कोई बोलते रे तो कोई इधर उधर बोलेगा, बोले बैठो हम हैं औरंगजेब जिंदा पीर, मेरा नाम है औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब। लेकिन जैसे ही औरंगजेब बाहर जाएगा तो आप लोग हल्ला शुरू करिएगा कि नहीं? बोलेगा अरे हम ही राजा हैं, औरंगजेब गया उधर, चल हम ही हैं। तो इधर का अपना एक राजा, इधर का अपना एक राजा, ये अवध, ये बंगाल, ये मैसूर, ये मराठा, सब अलग अलग नहीं होगा? बोलते ही नहीं है। तो औरंगजेब जब तक था तब तक कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन औरंगजेब जैसे ही हटा तो अंतिम महान मुगल शासक था कौन? औरंगजेब। अंतिम शासक पूछेगा तो बहादुर शाह द्वितीय या जफर, और अंतिम महान मुगल पूछेगा तो औरंगजेब। औरंगजेब जैसे ही हटा स्वतंत्र राज्यों का उदय शुरू हो गया। तो वही बोल रहा है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद किनका उदय हुआ? स्थानीय राष्ट्रों का, यानी छोटे छोटे राष्ट्र जो है अपना आपको स्वतंत्र कर दिए, अपने आप को समझने लगे कि हम ही क्या है? राजा है। किसने विलय नीति का अनुसरण किया था? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था सहायक संधि। क्लियर है? सहायक संधि में कैसे कैसे काम कर रहे थे अंग्रेज, हम लोगों ने देखा। सहायक संधि के प्रणेता थे कौन? वेलेजली। और पहला सहायक संधि के द्वारा अपनाया जाने वाला जो राष्ट्र था जिसको मिलाया गया वो कौन था? कौन था? हैदराबाद का निजाम। कब अपनाया गया ये हम लोग चर्चा कर लिए। दूसरा पॉइंट था हम लोग का, जो 3 पॉइंट यहाँ लिखे थे, सर जॉन शोर, एक डलहौजी का और एक था वेलेजली का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है किसने विलय नीति, जिसको हड़प नीति के नाम से जाना था, अनुसरण किया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच भारत में अपनाई गई विलय नीति को व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहा जाता है। इसी को बोलते हैं व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो व्यापगत का सिद्धांत बोलते हैं, हड़प नीति बोलते हैं, या फिर विलय नीति बोलते हैं। और इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कभी कभी इंग्लिश में भी लिख देता है क्वेश्चन। तो भारत में अपनाई गई विलय नीति को व्यापगत सिद्धांत या हड़प नीति कहा जाता है। इस नीति के तहत अगर किसी शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है, पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उसकी रियासत को ब्रिटिश कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। मतलब जैसे आपका संपत्ति है और उस संपत्ति का अगर उत्तराधिकारी आपके पास नहीं है, जैसे आपका पुत्र नहीं है ना, किसी भी रूप में अगर आपका पुत्र नहीं है तो समझा जाता था कि आपका उत्तराधिकारी नहीं है। उस कंडीशन में कंपनी वो जितना भी संपत्ति है उस संपत्ति को जब्त कर लेती थी, अगर आपका उत्तराधिकारी नहीं है तो। दूसरा, इस नीति के तहत अंग्रेजों ने कई राज्यों पर कब्जा किया, जिनमें शामिल है आपका कौन? सतारा। चूंकि ये इनका कार्यकाल जब गद्दी पर आए थे डलहौजी बनकर गवर्नर, तो वो समय था 1848, और उसी समय में इन्होंने सतारा को सबसे पहले अपने क्षेत्र में मिला लिया। किसके अनुसार? हड़प नीति, विलय नीति, व्यापगत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार। तो पहला कौन मिला था? सतारा। अब स्टूडेंट में कंफ्यूजन कहां बढ़ता है? जब वो पढ़ता है वेलेजली का सहायक नीति, सहायक संधि, और इधर पढ़ता है डलहौजी का विलय नीति, तो उधर का हैदराबाद का निजाम इधर चल जाता है और इधर का सतारा वाला चीज उधर चल जाता है। इस पे आप लोग फोकस रखिएगा, वहां पर गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सतारा सबसे पहला था 1848। इसके अलावे संबलपुर, जैतपुर वगैरह भी था, है ना, 49 के आसपास। उदयपुर 52 में, नागपुर 53 में, झांसी 54 में, अवध जो था 56 में। अवध थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस नीति के तहत भारतीय शासक के किसी भी दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। इसी के लिए लड़ी थी झांसी की खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली। उनकी वीरता से प्रभावित होकर अंग्रेज अधिकारी हीरोज ने उनको कहा था कि ये लड़ने वालों में अकेली मर्द थी।
झांसी की रानी का वो पिक्चर याद कीजिए, जब घोड़ा पर बैठ कर तलवार लेके एक बच्चे को पीछे कंधा पर लेकर चल रही थी, वही थी झांसी की रानी। गोद निषेध की प्रथा को लेकर, यही गोद निषेध की प्रथा को लेकर ये आवाज उठाई थी। और 1857 की क्रांति में झांसी की तरफ से प्रतिनिधित्व की थी कौन? झांसी की रानी, जिसको मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? प्यार से उसको लोग मनु बोलते थे। क्या बोलते थे? क्लियर है? तो इसमें एक पॉइंट फिर से लिख लीजिए, जोड़ दीजिए इसमें। इसका इसका क्या ट्रिक? बहुत सारा ट्रिक है, ट्रिक बहुत सारा है, बताएंगे लेकिन नहीं। आगे बढ़े, बहुत सारा ट्रिक ट्रिक तो छोड़ दिए हैं आप लोग का। हाँ लिखिए, लिखिए लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय 1848 से 1856 में, लॉर्ड डलहौजी के समय लॉर्ड डलहौजी के समय 1848 से 1856 के बीच, पहले कुछ और बोले थे क्या? हाँ, लॉर्ड डलहौजी के समय 1848 से 1856 के बीच भारत में अपनाई गई, भारत में अपनाई गई एक नीति थी, भारत में अपनाई गई एक नीति थी जिसे, भारत में अपनाई गई एक नीति थी जिसे जिसे विलय नीति, जिसे विलय नीति, हड़प नीति, हड़प नीति, जो पीछे नहीं लिख पा रहे हैं यहां लिख लीजिएगा, व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत की नीति, व्यापगत यहां लिख दिए हैं रेड में, व्यापगत, व्यापगत की नीति पर लाइन पढ़िए तो, एक स्टूडेंट पढ़िए ना। हाँ पढ़िए आप। कहा जाता है, कहा जाता है, इस नीति के अनुसार सबसे पहला राज्य, इस नीति के अनुसार सबसे पहला राज्य, इस नीति के अनुसार सबसे पहला राज्य सतारा 1848, सतारा 1848, पहला राज्य सतारा 1848, 1848 था, सतारा था। जैसे पहला वाला वहां लिखे थे वैसे ही पॉइंट में इसको भी लिखना है। वहां बताया था हैदराबाद का निजाम, यहां बताया सतारा। कंपनी की सेना की जीत, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। कंपनी की सेना की जीत क्यों हुई? कंपनी के पास बेहतर तोपें और बंदूकें थी, कंपनी के पास बेहतर तोपें और बंदूकें थी। हो गया? कंपनी के पास बेहतर तोपें और बंदूकें थी, लिख लिए? चलिए अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों को किस क्षेत्र में सबसे अधिक लगान वसूलने का अधिकार मिला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तीन बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इंपोर्टेंट क्षेत्र हुआ करते थे। आ जाए हैं बाहर, कराए क्या? आ जाए हैं? अंग्रेजों को किस क्षेत्र में सबसे अधिक लगान वसूलने का अधिकार मिला? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्या बोल रहे थे आप लोग? अच्छा उनको बुलाने हैं? क्यों? चलिए, नीलमणि कंपनी में अंग्रेज कर्मचारियों का क्या कार्य था? लोगों से ज्यादा लगान वसूलना। अभी के वर्तमान में नीलमणि एक कंपनी है, एक अलग है ये। उस समय भी एक कंपनी हुआ करता था नीलमणि कंपनी में, अंग्रेज कर्मचारियों का क्या कार्य था? लोगों से ज्यादा लगान वसूलना।
लिख लिए। अगला प्रश्न है आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल्स इकोनॉमी पुस्तक प्रकाशित हुआ था कब? 1821 में। फैक्चुअल है ये सब, याद करने वाला चीज है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक 1821 में। क्या चीज? कौन लिखा था? ये हमको दिमाग में नहीं है, उसको देख लेना होगा, एक बार चेक करके बताइए हमको भी। है, सर्च करिए, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कोई कर रहे हैं चेक? डेविड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1881 में। डेविड रिकार्डो। हो गया? अलग अलग मिल रहा है क्या? इसीलिए एससीईआरटी में नाम नहीं दिया होगा। आप लोग में क्या मिल रहा है? हम्म, अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। और एक क्या नाम मिला है? बोलो पेंसिल। बोलिए पेंसिल। इस क्वेश्चन का आंसर कैंसिल। ये क्वेश्चन का आंसर हम कल अच्छे से चेक करके आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक? हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है? इसको हम किस में डाल दिए? तो एससीईआरटी में जो दिया है वो है, फिर जो सही होगा हम बता देंगे। ये ओरिजिनल किताब है, हो सकता है प्रिंट गलत क्या हो। हाँ, ये क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, ठीक है ना? आज के लिए, कल इस पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना? 58। कोई दिक्कत? गलती करने से अच्छा है थोड़ा रुक जाए, एक दिन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा। अगला चलते हैं, रैयतबाड़ी व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? किसानों से सीधा कर कर लेना, कर प्राप्त करना। देख लीजिएगा, किसानों से सीधा कर प्राप्त करना। अजय नहीं आए? हो गया। रैयतबाड़ी व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? किसानों से सीधा, पहले भी हम बताए थे कि जो कंपनी थी, जो कंपनी थी मतलब जो ब्रिटिश था, एक तरफ ब्रिटिश था और नीचे जो है आपका बहुत सारे क्या थे, सैनिक थे, किसान थे, किसान थे, मजदूर थे, भारतीय लोग थे। और इससे क्या किया, जो कंपनी टैक्स वसूलता था, ये डायरेक्ट टैक्स वसूलता था, किससे? किसानों से। तो भारतीय किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूलने की पद्धति को ही क्या बोला गया? रैयतबाड़ी। और ये दिखा गया कहाँ? साउथ में। जो आपका 12 महल वगैरह का क्षेत्र है ना, तमिलनाडु का, उसमें सबसे पहले इसको लागू किया गया था। बाद में फिर और भी जगह पर, मद्रास, बम्बई, असम उसम के क्षेत्र में भी इसको क्लियर किया था। हम इसके बारे में अलग से आपको डेटा दे देते हैं, रैयतबाड़ी का, अस्थाई बंदोबस्त का और महलबाड़ी का, थोड़ी देर में, क्योंकि 3 4 क्वेश्चन अभी इसी से जुड़ा हुआ है। रैयतबाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? किसानों से सीधा टैक्स लेना। जबकि इसके विपरीत आप देखिएगा कि जमींदारी व्यवस्था देखने को मिलता है। कौन सा व्यवस्था है? जमींदारी। इसी को बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। अब क्या होता है कि जो यहाँ पर जो आपका सेना, ये किसान है, भारतीय लोग हैं, तो जमींदारी और अस्थाई जो प्रोसेस था ये क्या था कि जो कंपनियां थी वो कंपनियां डायरेक्ट इससे टैक्स नहीं लेती थी, बल्कि बीच में कौन था? जमींदार वर्ग होते थे, बीच में जमींदार वर्ग होते थे। और ये कंपनी टैक्स वसूलती थी किससे? जमींदार से। ये कंपनी आए
देखिए आप लोग भी ऑफिसर बनिएगा, हैंडल करना सीखिए चीजों को। अब जैसे उनको बोला कि फोन करिए, एक बार फोन नहीं लगा छोड़ दिया, फोन नहीं लग रहा है सर उसको, अरे आप प्रयास किए कितना बार, एक आदमी को फोन नहीं लगा दूसरा को तो लगेगा। अगर आपके मन में चाह है उस काम को करने की तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है, लेकिन चाह ही नहीं होता है। आदमी सोचता है कि एक बार कर दिया अपना फॉर्मेलिटी, नहीं है, अरे एक को नहीं लगेगा दूसरा को लगेगा तीसरा को लगेगा, किसी ना किसी को तो लगेगा, छोड़ देता है सब लोग। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्लियर है? तो सीधा जो किसान होते थे उससे क्या लेता था, टैक्स, और यहां पर बीच में कौन आ गया, जमींदार। तो कंपनी किससे टैक्स लेता था और जमींदार किससे लेता था, तो बीच में जमींदार आ गया। इसी व्यवस्था को हम लोग जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी या इजारेदारी प्रथा के नाम से जानते हैं। एक व्यवस्था था जिसका नाम था महलवाड़ी व्यवस्था। कौन व्यवस्था था, महलवाड़ी व्यवस्था। और इस व्यवस्था में क्या था, जो कंपनी थी और जो आपका लोग थे, है ना, किसान थे या भारतीय लोग थे, इसके बीच में रहता था मुखिया। महल का मतलब होता गांव, गांव का समूह का मुखिया होता था। और ये सारा टैक्स वसूलता था कौन, मुखिया। सारा टैक्स वसूलता था कौन, मुखिया। लेकिन याद रखिएगा इसमें किसी भी प्रकार का अपना पॉकेट ये नहीं भरता था। तो 3 पॉइंट सिर्फ नॉर्मल पॉइंट लिखा रहे हैं, लिख लीजिए जल्दी से। अस्थाई बंदोबस्त, इसके बारे में और डिटेल्स हम लिखवाएंगे, कब हुआ, कहां कहां हुआ, कितना परसेंट लिया, सब आपके डेटा आपके पास होगा। अस्थाई बंदोबस्त लिख के डैश दीजिए, लिखिए इसे, इसे इस्तमरारी, इस्तमरारी लिख दिए बोर्ड पे, परेशान ना हो, इस्तमरारी लिखे। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई लिखे थे क्या आप लोग पहले, तो फिर लिखेगा अगला जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, सर आ गए हैं, इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तमरारी लिख दिए बोर्ड पे, इस्तमरारी, इजारेदारी, जमींदारी, अस्थाई तो लिखे ही है पहले, व्यवस्था कहा जाता है। हो गया। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ब्रिटिश, इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय किसानों से, इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय किसानों से सीधे कर की वसूली, सीधे कर की वसूली, सीधे डायरेक्ट, है ना, सीधे टैक्स की वसूली ना करके, ना करके जमींदारों को, जमींदारों को माध्यम बनाया गया था, मीडिएटर जिसको बोलते हैं, जमींदारों को माध्यम बनाया गया था, माध्यम बनाया गया था, जमींदारों को माध्यम बनाया गया था। मतलब सीधे टैक्स ना लगे बल्कि बीच में जमींदार था, जमींदार से टैक्स लेता था, जमींदार उससे टैक्स लेता, जमींदार अपना पॉकेट भरता था, तो जमींदार और क्या हो गया, अमीर हो गया। जमींदार और क्या हो गया, अमीर हो गया। जितना अंग्रेज को चाहिए उतना तो मिल ही रहा है, जमींदार और अमीर हो गया, और हालत किसका खराब हो गया, ज्यादा शोषित हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिए, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी जल्दी से, रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था, ये रैयतवाड़ी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जमाई राजा है बीपीएससी का, समझ लीजिए, खूब क्वेश्चन देता है इससे, मन भर के देता है, बार बार बारंबार आता है ये क्वेश्चन। क्या लिखे, रैयतवाड़ी व्यवस्था लिख के डैश दीजिए, उसमें कुछ लिखा है और लिखे, यह व्यवस्था, इस व्यवस्था, यह व्यवस्था ब्रिटिशों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा, यह व्यवस्था ब्रिटिशों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, है ना, ब्रिटिशों के द्वारा सीधे, सीधे डायरेक्ट, सीधे जनता से, मतलब जो भारतीय किसान होते थे सीधे जनता से कर वसूली किया करते थे, कर वसूली करते थे, ठीक ना। अपने शब्दों में थोड़ा 19-20 का की कर लीजिएगा आप लोग, सीधे कर वसूला करते थे, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोल दिए, रैयतवाड़ी। उसका लिखे महलवाड़ी, महलवाड़ी, महलवाड़ी। अच्छा अगला क्वेश्चन है,
कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ लास्ट करेंगे, फिर अगले क्लास में थोड़ा स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए महाल का अर्थ होता है गांव, महाल का अर्थ होता है गांव का मुखिया, महाल का अर्थ होता है गांव का मुखिया। और इन्हीं के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा या इन्हीं के माध्यम से, और इन्हीं के द्वारा ब्रिटिश ब्रिटिश टैक्स वसूला करते थे। इन्हीं के द्वारा ब्रिटिश टैक्स वसूला करते थे, ठीक ना। लेकिन इसमें कोई भी चार्ज जो है वो मुखिया नहीं लेता था, टैक्स वसूला करते। हो गया। तो आज की सभा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। चलिए बैठ जाइए। चलिए आज का सवाल देखेंगे 34 34 से ना, कितना 34 से? ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहता है कि उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, देखिए यहां पर पतझड़ की बात है और पतझड़ समय भी चल रहा है ना, पतझड़ का टाइम भी चल रहा है। पतझड़ वन में कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? 100 से लेके कितना? तो ध्यान रखिएगा कि 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में कैसे वन मिलते हैं? पतझड़ वन। कैसे वन? पतझड़ वन को, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को ही मॉनसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनसूनी वन के नाम से जानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को क्या कहते हैं? मॉनसूनी वन। क्या कहते हैं? और ये वन मॉनसून पर ही निर्भर होते हैं। बरसात में ये वन हरे होते हैं, बरसात में ये वन हरे भरे हो जाते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पहले
ये अपने पत्ते का त्याग करता है। पत्ते का क्या करता है? त्याग। पत्ते का त्याग करता है, इस लेकर ऐसे वन याद रखेंगे पतझड़ वन कहलाते हैं। ऐसे वन क्या कहलाते हैं? ऐसे वन क्या कहलाते हैं? जैसे बिहार में ध्यान रखेगा, आम, महुआ, पीपल, बरगद, शीशम। आम, महुआ, पीपल, बरगद, शीशम, ये सारे के सारे अगर पेड़ की बात करेंगे, ये सारे के सारे पेड़ बिहार में भी मिलते हैं। और ये वन ऐसे क्षेत्र में मिलेंगे जहां पर औसतन वर्षा की अगर बात करेंगे 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी जो ड्यूरेशन चल रहा है, अभी ये बसंत काल और ये होली वाला ड्यूरेशन जिसे पतझड़ काल भी हम कहते हैं, अब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा तो ये ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पहले ये पेड़ पौधे अपने पत्ते का त्याग करते हैं, इस लेकर ऐसे वन पतझड़ वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैसे वन? तो वैसे वन जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते का त्याग करेंगे क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? और मॉनसून के आगमन, मॉनसून के आने पर ये हरे भरे हो जाएंगे, तो ऐसे वन याद रखेंगे मॉनसूनी वन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो मॉनसूनी वन को ही हम पतझड़ वन कहते हैं। मॉनसूनी वन को क्या कहते हैं? मॉनसूनी वन को, मॉनसूनी वन को। और वर्षा कितना चाहिए? 100 से कितना? तो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले याद रखेंगे, वर्षा वाले क्षेत्र में याद रखेंगे कैसे वन मिलेंगे। जबकि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन उगते हैं। कैसे वन? कैसे? जिन्हें चिरहरित वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका 34 के बाद 35 नंबर की ओर चलेंगे। कहता है कि सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम, इसके अलावा सहतूत इत्यादि के वृक्ष किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि ये वन इमारती भी होते हैं, जिसमें सागवान कौन सा? साल कौन सा? रोजवुड कौन? चंदन कौन? शीशम कौन? ये सभी इमारती लकड़ियां हैं। कैसी लकड़ियां हैं? इमारती लकड़ियां, मतलब इसका प्रयोग फर्नीचर में किया जाता है। जैसे सागवान किसका? साल किसका? इसके अलावा शीशम कौन सा? बताइए। बड़े पैमाने पर फर्नीचर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है ना। तो जबकि ध्यान रखेंगे नॉर्मलाइज आप देखेंगे तो हर एक, चूंकि ये सारे जो पेड़ हैं ये सारे जंगल में इनका नॉर्मलाइज रूप से याद रखेंगे व्यवसाय के दृष्टिकोण से, भले ही कोई लोग ध्यान रखेंगे कि 100-200 पेड़ सागवान लगा ले, लेकिन आप ऐसे नहीं कि कोई शौक से आम, महुआ नहीं कि भाई 5 या 2 पेड़ लगाए जिससे कि फल प्राप्ति होगी। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। लेकिन जंगलों में आपको खास करके सागवान, सखुआ, साल ये आपको बहुतायत मात्रा में मिलेगा। शीशम ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। इस लेकर ये वन क्षेत्र या वन की बात करेंगे तो ये पतझड़ वन या मॉनसूनी वन। पतझड़ वन या, तो पूछेगा सागवान कौन सा? साल कौन सा? रोजवुड, चंदन, शीशम, सहतूत। कैसे वन? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। और इसी वन को मैंने कहा था मॉनसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मॉनसूनी वन। क्लियर ना? जबकि इसमें अभी मैंने आपसे बताया था कि इस प्रकार के वन में आता है आम। क्या आता है? आम के अलावा महुआ। क्या आता है? क्या आता है? पीपल। क्या आएगा? पीपल के बाद बरगद। क्या आता है? क्या आता है? तो आम, महुआ, पीपल, बरगद, शीशम, सागवान, साल और सखुआ का नाम सुने होंगे। किसका भाई? तो ये सखुआ भी याद रखिएगा कि ये आपका कैसे वन के अंतर्गत है? पतझड़। कैसे वन? कैसे वन? कन्फर्म ना? लेकिन इसी में आपसे पूछेगा सिनकोना। कौन सा? नाम सुने ना? सिनकोना के अलावा महोगनी। क्या?
महोगनी के अलावे एबोनी, क्या? एबोनी के अलावे रबड़, क्या? रबड़ के अलावे बेंत, क्या? ये सारे के सारे सदाबहार वन है। कैसे वन है? कैसे वन? सदाबहार वन वैसे क्षेत्र में मिलते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होगी? ज्यादा। 200 सेंटीमीटर से, तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कैसे वन उगेंगे? सदाबहार। कैसे? तो सदाबहार वन में आएगा सिनकोना, क्या? सिनकोना के बाद महोगनी, क्या? एबोनी, क्या? रबड़, क्या? बेंत, क्या? जबकि याद रखेंगे सागवान, क्या? साल, क्या? साल के बाद आम, क्या? महुआ, पीपल, बरगद। ये सभी मानसूनी या पतझड़ वन, मानसूनी या। लेकिन सदैव ध्यान रखिएगा कि किसी भी वन के लिए, किसी भी वन या पेड़ पौधे के लिए याद रखेंगे जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है। जलवायु क्या है? लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो एक जगह से दूसरे जगह भी रह लेंगे, लेकिन बहुत सारे प्लांट हैं जो कि खास जलवायु में रहेंगे। जैसे अगर आप बात करेंगे बांस की, बात करेंगे तो बांस पतझड़ वन में भी आराम से डेवलप होता है और बांस सदाबहार वन में भी डेवलप हो जाएगा। जबकि याद रखेंगे पर्वतीय क्षेत्र में भी बांस का डेवलपमेंट होगा। इस लेकर बांस की अगर आप बात करेंगे तो बिहार में अगर बांस होगा, बिहार में अगर बांस होगा तो वो बांस पतझड़ वन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो वर्ष में एक बार अपने पत्ते का पूर्णतः त्याग करेगा। जबकि वही बांस केरल में और अंडमान में होगा तो वो अपने पत्ते का त्याग पूर्णतः कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पानी की कोई कमी। जबकि बिहार वाली बांस को 4 महीने भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जहां पानी की भीषण किल्लत होगी। और पानी का जब किल्लत होगा तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रॉब्लम होगा। इस तरीके से सारे के सारे वैसे वन जहां पर गर्मी और हीट वेव और लू ज्यादा चलेगा तो उस एरिया के पेड़ पौधे अपने पत्ते का त्याग कर देते हैं और अपने द्वारा पोषित, याद रखेंगे, न्यूट्रिशन से अपने आप को बचाता है। और जैसे आप देखते होंगे कि दूब घास जो है, जो दूब घास होता है, ये देखिएगा कि गर्मी के दिन में सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही बरसात हुआ, पहली वर्षा जैसे ही हुआ, पहले वर्षा के तीसरे दिन देखिएगा कि कुल घास एकदम निकल के एकदम तैयार हो गया है कि नहीं है? तो जाता कहां है? कहीं नहीं जाता है। वो जितना भी जड़ के रूप में उसका अवशेष है वो अपने पोषक तत्व के साथ आराम से बैठा हुआ रहता है ना। खाली मानसून का इंतजार करता है कि कब आएंगे मेरे बंजारे, है ना। जैसे ही मानसून आता है, जैसे ही मानसून आता है, जैसे प्यारे अभी पूरे उत्तर भारत में, बिहार यूपी वाले झारखंड वाले एरिया में अभी हीट वेव शुरू होगा मार्च के बाद। सारे पत्ते, सारे पेड़ पौधे अपने पत्ते का त्याग कर दिया है। और त्याग कर दिया है इसका मतलब अपने पत्ते को, ध्यान रखेंगे, त्याग कर दिया है। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान गर्मी में पत्ते को होगा। पत्ते को ये हीट वेव, प्रकाश, गर्मी जला देगा। इस लेकर याद रखेंगे, इस लेकर पेड़ में प्यारे जो पत्ता है ना, ऑनलाइन वाले ध्यान देना, ये पत्ता जो है पेड़ का बच्चा है, बच्चा, बेबी, है ना। ई है इसकी मां। कौन? पेड़। आई धरती जो है, धरती जो है ये पेड़ की मां है। बात समझे? धरती किसकी मां है? अब मॉनसून, कौन? मॉनसून याद रखेंगे ये पेड़ का हस्बैंड है ना। जैसे ही प्यारे, देखो समय नहीं मिल पाता तो हम क्या समझाएं, लेकिन कुछ कुछ समझा देते हैं ना। जैसे ही गर्मी शुरू होगा, जैसे ही गर्मी शुरू होगा, तैसे ही पेड़ पौधे मॉनसून के तरफ अट्रैक्ट होगा, मॉनसून को कॉल करेगा कि जी बहुत गर्मी आ गया है। मॉनसून बोलेगा टेंशन मत ले, किसी तरह से एडजस्ट करो गर्मी में, कूलर भेज देंगे, है ना। बोलता है ठीक है,
इसके बाद प्यारे गर्मी जब शुरू होता है तो ध्यान रखेंगे पत्ते सबसे ज्यादा डैमेज होंगे। और ये पेड़ बहुत इसको दया है अपने बच्चे पत्ते पर, ये बार बार अपने पत्ते को कहता है कि देख तुम्हारे पापा मॉनसून कमाने गए हैं, वो जून के बाद आएंगे, मालिक छुट्टी नहीं दे रहा है। बोलता है मम्मी तब ठीक है जो बोलो। तो बोलता है कि जब तक नहीं आएंगे और ये धूप और ये गर्मी तुमको सुखा देगा बेटा, इस लेकर तुम है ना, तुम हमारे मम्मी के यहां, तुम नानी घर चल जाओ। पति बार बार रिक्वेस्ट करता है कि नहीं जाएंगे। बोलता है कि जाना पड़ेगा बेटा, इतना गर्मी है कि तुम खत्म, है ना, तुम वहां चल जाओ, हम फिर तुम आ जाना पापा मॉनसून जब आएंगे। और प्यारे ध्यान रखना, अभी के बाद पूरे उत्तर भारत में याद रखेंगे आम, महुआ, पीपल, बरगद सारे के सारे पेड़ पौधे अपने पत्ते का पूरा त्याग कर दिया होगा। वो पेड़ ध्यान रखेंगे बिना पत्ते का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। जब पूरे उत्तर भारत में 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर होगा और धूल भरी आंधियां चलेगी, बिल्कुल हवाएं गर्म होगी, हीट वेव से आदमी को परेशानी होगा। जब एसी में बैठा रहता है तो पेड़ को क्या बीतता होगा, फिर भी वो धूप में बिल्कुल इंतजार कर रहा है, लगातार मॉनसून के संपर्क में है। लेकिन आशा तो तब टूट जाता है जब जून के पहले सप्ताह में हीट वेव बहुत तेज लू चलता है, अंतिम में कहता है, फोन करता है कि अब जो है ना, अब आ जाइए, है ना। कॉल जब जाता है, मॉनसून कहता है टेंशन मत ले पगली, हम पहुंच रहे हैं, है ना। और जून के पहले सप्ताह में मॉनसून याद रखेंगे जब पहुंचता है केरल के मालाबार तट पर, अब पूरे उत्तर भारत में याद रखेंगे पेड़ पौधा जितना सब सूखा हुआ है पूरा, कब आएंगे मेरे बंजारे, है ना। और पहले ही याद रखेंगे मॉनसून जब पूरा ठंडा ठंडा पानी लेके आया, और जैसे ही पूरे उत्तर भारत के याद रखेंगे इलाकों में पहली ठंडी फुहारा बारिश हुआ, तैसे ही पूरे पेड़ पौधे का आंख खुला, आ गए, बोला हाँ आ गए, है ना। उसके बाद प्यारे जब पूरा पानी मतलब जल मतलब जीवन है, तो पानी मतलब पैसा भी है। और इसका हम प्रमाण देते हैं कि अगर अच्छी बारिश होती है तो किसान का फसल अच्छा होता है, और किसान का फसल बेहतर होगा तो किसान के पास पैसा होगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत का उद्योग भी कृषि पर आधारित है। इसलिए कर ध्यान रखिएगा, और जब पूरा वर्षा हुआ उसके बाद देखिएगा कि जब पूरा पानी हुआ, पूरा वर्षा हुआ, तो उसी में देखिएगा कि तुरंत कॉल करता है कि रे सोनुआ पापा आ गए हैं। अब पूरा पेड़ पौधा देखिएगा एकदम हरा भरा दुल्हन के तरह सज गया, है ना, पूरा, है कि नहीं है। तो जो ग्रीष्म काल में जिसके पास एक भी पत्ता नहीं था, आर्द्र काल और वर्षा ऋतु के बाद पूरा हरा भरा हो गया। तो जब हरा भरा होगा उसी वन को मॉनसूनी वन कहेंगे, और जब ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते का त्याग करेगा तो इसे वन पतझड़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंफर्म ना, ये ध्यान रखिएगा ना। देखो समझ गया बस। बाकी क्वेश्चन डिस्कशन है तो हम ज्यादा नहीं करवा पाते हैं, नहीं तो लड़का को तो फिर एक बार समझाने के बाद नहीं समझे तो फिर पढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं है। चलिए, बायोटेक्नोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर और कब स्थापना हुआ, कलकत्ता में 1970 कहता है बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया। बायोटेक्निकल, कौन टेक्निकल भाई, तो बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया कब और कहां स्थापना हुआ था, कलकत्ता। कहां पे भाई कलकत्ता में। कब हुआ 1970 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कहता कि वन अनुसंधान संस्थान कहां है, देहरादून। कहां है भाई, कौन सा, तो वन अनुसंधान कहां है, देहरादून। कहां है, लेकिन इसमें फंसाएगा आपको, देखिए कैसे फंसेगा लड़का, वो खाली हम रास्ता आपको बताएंगे, आपको निकलना है।
सबसे पहले वन अनुसंधान दिया, यहां वन रहबे करेगा, लेकिन यहां रहेगा, याद रखेंगे, वर्षा वन अनुसंधान। वर्षा वन ऑनलाइन वाला ध्यान देना, ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जितना पढ़ाएंगे वही आएगा और उसी में आपका फंसेगा। यहां पूछ देगा, देखो क्या होता है, हड़बड़ी में क्या होता है, रात भर पढ़ के गया, वर्षा है ना, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, वन अनुसंधान देहरादून, वन अनुसंधान देहरादून, भोरे पूरा दही चूड़ा खाया, टीका लगा लिया, ललका टीका, पीलका टीका लगा लिया, रतिया पढ़ के गया था वन अनुसंधान देहरादून। अब भोरे पूछ दिया वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अब पहला ऑप्शन में दिया क्या, देहरादून। साला रतिया पढ़े भोरे लड़ गया है ना, रतिया पढ़े प्यारे, वर्षा वन है, वन नहीं है। और वर्षा वन अनुसंधान केंद्र है जोरहट आसाम। कहां है, और जो सेटरवा है वो पहला ऑप्शन देगा देहरादून, और दूसरा देगा जोरहट, और तीसरा दे देगा आपका लखनऊ, चौथा दे दिया कानपुर। बोला रतिया पढ़े भोरे लड़ गया, मार दिया एकदम। किरे दिनेशवा क्या पूछा था, हल्के पूछ दिया था, रतिया पढ़े बोला की बना एक तो देहरादून, वन अनुसंधान देहरादून। बोला वन अनुसंधान एकदम वर्षा भी है, तो गूगल से पूछता है वर्षा वन अनुसंधान, तो लड़कियां बोलती है वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोरहट आसाम। इतना जब सुनता तो कर जो है ना पूरा हार्टे बीट बढ़ जाता है। और ऐसा ऐसा 10 गो सवाल पूछ दिया, लड़का गया काम से, है ना। तो वर्षा वन अनुसंधान केंद्र प्यारे कहाँ है, जोरहट। कहाँ है, और जोरहट कहाँ पड़ता है, आसाम। जोरहट कहाँ पड़ता है, आसाम। और इसके बाद आपसे पूछेगा हिमालय वन अनुसंधान, देखो कैसे कैसे घुमाएगा, हिमालय वन पूछ देगा। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है ना प्यारे, ये शिमला में है। कहाँ है, शिमला। अब बताओ शिमला कहाँ पड़ता है, हिमाचल। शिमला कहाँ पड़ता है, हिमाचल। तो बताओ अगर पूछेगा कि वन अनुसंधान कहाँ है, वन अनुसंधान, और उसी में पूछेगा वर्षा वन कहाँ है, जोरहट आसाम, जोरहट। और हिमालय वन अनुसंधान शिमला, कहां पे, तो याद रखेंगे हिमालय वन अनुसंधान कहां है, हिमालय वन अनुसंधान, हिमालय वन अनुसंधान। और वर्षा वन, वर्षा वन, वर्षा वन, केवल वन अनुसंधान। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको फंसाएगा। चलो भाई नेक्स्ट सवाल की ओर चलेगा। चलिए कहता है 38 37 हो गया ना। चलिए 38 में देख लेंगे क्या है। वन अनुसंधान संस्थान द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई है, उसे किस नाम से जाना जाता है, रेड डाटा। कौन डाटा, देखिए रेड डाटा है, ये वन अनुसंधान केंद्र जारी करता है। इसमें वन के प्लांट और वन्य जीव दोनों को रखा गया है कि अगर कोई भी वनस्पति या कोई भी वन्य जीव अगर 50 साल तक एक एवरेज रखा गया है कि उसे अगर पृथ्वी पर नहीं देखा गया तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, विलुप्त मान लिया जाता है। और ये मान लिया जाता है कि धरती पर अब उसका कोई भी जाति या प्रजाति नहीं बचा है, और उसे रेड डाटा सूची में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। और सिर्फ वो एक इतिहास बन के अब रह जाएगा, क्योंकि भाई ये विलुप्त हो गया, अब ये नहीं आएगा। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि विलुप्त प्राय याद रखेंगे जीवों के, मतलब विलुप्त प्राय जीवों के संरक्षण को लेकर दुनिया भर में कई कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से भारत में गिद्धों के बचाव को लेकर, क्योंकि गिद्ध बड़े पैमाने पर थे आज से 20-25 साल पहले, और गिद्ध अब बिल्कुल कम बचे हैं। तो दुनिया के वैज्ञानिक और दुनिया भर के याद रखेंगे लोग चिंतित इस बात से हैं कि अगर ये विलुप्त हो जाएगा तो हमारा पर्यावरण क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जीव पर्यावरण में ऐसे ही नहीं है, वो पर्यावरण को संतुलित करते रहता है। और अगर गिद्ध बड़े पैमाने पर समाप्त हो जाएंगे तो हमारे पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा।
इस लेकर विलुप्त प्राय प्राणियों को लेकर दुनिया भर में और देश भर में ध्यान रखेंगे, उसके लेकर अलग अलग संस्था काम करते रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी प्लांट वनस्पति या कोई भी वन्य जीव अगर विलुप्त हो जाते हैं तो उसे किस डाटा में डाला जाएगा? अब देखिए क्या देगा, रेड डाटा देगा, पीला डाटा देगा, नीला डाटा देगा, हरा डाटा देगा। अब पूछेगा कि इनमें से विलुप्त प्राय प्राणी को किस डाटा में डाला गया है? किसमें? किसमें? रेड डाटा। किसमें? 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 कन्फर्म ना? तो रेड डाटा में डाला गया है विलुप्त प्राय प्राणी को। किस प्राणी को भाई? तो वो प्लांट हो या एनिमल, प्लांट हो या एनिमल, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं? कहता है राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल, क्षेत्र विकसित। गौर कीजिएगा, यहां पर समझना है, यहां समझना है। कहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम, देखिए बात समझिए, विश्व दिशा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संघ, और इसमें एक बड़ी संस्था काम कर रही है, यूनेस्को। कौन कर रही है? दुनिया भर में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे यूनेस्को का नाम सुने होंगे, यूनिसेफ का नाम सुने होंगे, WHO का नाम सुने होंगे, जो स्वास्थ्य पर काम कर रहा है, ये सब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। तो ये सारी संस्थाएं हैं, जिसमें एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ। क्या नाम है? विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संघ काम करती है कि भाई कि हम किसी भी प्राणी को विलुप्त करने से तभी बचा सकते हैं जब उसके आवास के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अगर आवास के साथ उसका छेड़छाड़ किया गया तो वो प्राणी विलुप्त हो जाएगा। तो कोई भी वाइल्ड एनिमल, कोई भी जंगली जीव की अगर बात करेंगे तो कोई भी जंगली जीव याद रखेंगे कि वो जंगल में निवास करेगा, और हम अपनी मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए जंगलों का विनाश कर रहे हैं। और जब जंगल का विनाश करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो जंगली जीव समाप्त हो जाएंगे, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। इसके लिए क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में पेड़ों और वन्य जीव, मतलब एक तो जंगल और दूसरे वाइल्ड एनिमल, जंगल में रहने वाले जंगली जीव को संरक्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संघ के साथ साथ भारत सरकार और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने ध्यान रखेंगे कि देश में जंगलों और जंगली जीवों को सुरक्षित रखने के लिए याद रखेंगे राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? तो जिस समय याद रखेंगे वर्ष 1936 की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित किया गया और वो था जिम कॉर्बेट। कौन था? जिम कॉर्बेट। क्या नाम था? जिसे हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? कौन? अरे कौन भाई? इसके अलावा एक है जैव मंडल। कौन? जैव मंडल में सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व था नीलगिरी। कौन? नाम सुने हैं ना? तो भारत का सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व कौन था? और नीलगिरी की स्थापना की गई थी 1986। 1900 किसकी स्थापना? तो नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? 1900 किसकी स्थापना? नीलगिरी। किसकी? और सदैव ध्यान रखिएगा कि ये जैव मंडल रिजर्व है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, और एक ये है जिसे हम वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। वन्यजीव क्या कहते हैं? नॉर्मलाइज रूप से आप जानेंगे ना तो राष्ट्रीय उद्यान 105 से ज्यादा है। जैव मंडल रिजर्व की कुल संख्या 18 है, जिसमें 10 याद रखेंगे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, 12 याद रखेगा, और स्पष्ट रूप से याद रखेंगे 500 से ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अगर बात करेंगे बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो सबसे पहले वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला है कैमूर। कौन? कैमूर के बाद है मुंगेर का भीम बांध। कौन? 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 तो कैमूर और याद रखेंगे मुंगेर का भीम बांध जो है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है? जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं?
वैसे जंगल जो बहुत बड़े तो नहीं होंगे लेकिन नॉर्मल होंगे, जिसमें कुछ जंगली जीव, छोटे मोटे जंगली जीव का एक प्राकृतिक आवास होगा, प्लांटों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। लेकिन याद रखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर प्लांट उतने नहीं होंगे, बहुत बड़े पैमाने पर वाइल्ड एनिमल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी महत्व रखते हैं। ऐसे ऐसे छोटे बड़े जंगलों को भी संरक्षित किया गया और नाम दिया गया वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या नाम दिया गया? जबकि ध्यान रखिएगा वैसे जंगल जिसमें बड़े बड़े, याद रखेंगे, बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल और छोटे छोटे भी वाइल्ड एनिमल को संरक्षित करने का काम किया गया और बड़े स्तर पर जंगलों को संरक्षित करने का काम किया गया, नाम दिया गया राष्ट्रीय उद्यान। क्या इसी राष्ट्रीय उद्यान में कई, याद रखेंगे, बाघ अभ्यारण्य को भी संरक्षित किया गया, बाघ राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित किया गया, हाथियों के लिए प्राकृतिक आवास को संरक्षित किया गया, अन्य जीवों के लिए संरक्षित किया गया। और इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि ये 105 राष्ट्रीय उद्यान था, जिसमें कई राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। कौन कौन? क्लियर ना? कुछ बात है? अगर है तो बोल दो। हाँ है तो बोलिए दो। बात समझ गया ना? हाँ बोल देना है, ध्यान रखना है। जबकि हम इतना सीरियस में हैं, मुंह सूख रहा, हम सोचे पानी पिएंगे 10-20 सेकंड टाइम लग जाएगा, अई लौंडा हंस रहा है अपने अपने। गड़बड़ बात है कि नहीं? अगर शादी होगा जहां पर ही बैठल रहेगा और अपने अपने हंसेगा, बिया होगा, पगला गया है, ये पगला लिया है, अपने अपने हंसना भी। जब मैं हंसाऊंगा तब हंसिए। सब बाराती वाला कुछ ऐसा बात हुआ, हंस गया, सब बाराती वाला पूरा हंस गया, उसमें लड़का भी हंस गया तो सब बोलेगा नहीं लड़का ठीक है। लड़का, सब बाराती साइलेंट मूड में है, इमोशनल है, अभिनंदन पत्र पढ़ा जा रहा है, सब इमोशनल है, और लड़का हंस दिया, पगला है रे। बात समझा? इसीलिए हमको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है ना? ध्यान रखना। तो जैव मंडल याद रखेगा जैव मंडल की संख्या कितनी? 18। पहला जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी की स्थापना, पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट की स्थापना 1900। कंफर्म ना? तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये तो सबको पता है प्यारे, ये है रामसर साइट। बिहार के किस जिले में कांवर झील है? बेगूसराय। कहां पे भाई? कौन झील? और ये आर्द्र भूमि क्षेत्र है। कौन भूमि क्षेत्र है? आर्द्र भूमि एवं नम भूमि, आर्द्र भूमि एवं नम भूमि क्षेत्र है। कौन? कांवर झील। कौन? और ये याद रखेंगे कहां पड़ता है? बेगूसराय। ये आर्द्र भूमि और नम भूमि क्षेत्र याद रखेंगे, कांवर झील का संबंध कहां से है? बेगूसराय। क्लियर ना? चल भाई ध्यान देना फटाफट। बिहार में किस जिले में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है? कौन चंप? कौन? पीडीएफ। अच्छा ठीक है, नहीं भागेगा। पीडीएफ के नाम पर बेवकूफ कहेगा, जहर बांटेगा से तो एगो भागबे नहीं करेगा, वो तो पीडीएफ है। चूहा की दवाई लेके बैठ जाओ ने, इस सब निकलते वक्त ले लेगा। तो दो गो है ना, बात समझे? बिहार ने है, वो भी बिहार में पटना है। यहाँ चूहा की दवाई खाली फ्री बाटो, एडवांस से ले लेगा। ध्यान दीजिए, घर दे देंगे घर में। अब पीडीएफ पर नोट्स बटेगा तो लड़का भाग जाएगा, कभी नहीं भागेगा। पीडीएफ आपका एक और कोई आ रहा है, ले लीजिएगा। ऑनलाइन वाले को चला जाएगा। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि नगर? कौन? वन। कहा भाई? वाल्मीकि नगर गंडक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे?
गंडक के किनारे वाल्मीकि नगर किसको संरक्षित है भाई? बाघ। किसके लिए? तो प्रश्न आएगा कि वाल्मीकि नगर जो है, वाल्मीकि नगर जो है पश्चिमी चंपारण में किसके लिए है? किस जीव के लिए संरक्षित है? बाघ। किसके लिए? और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है भाई? वाल्मीकि नगर। किस नदी किनारे? गंडक। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ। किसके लिए? बाघ। कौन? वाल्मीकि नगर। कौन भाई? कंफर्म ना? चल प्यारे नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बिहार में किस जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है? गया। कहां? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहां है? ये तो नॉर्मल सवाल है कि बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे कहां पे? बोध गया में। इसलिए कर उन्हीं के नाम पर गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का संबंध कहां से है? गया। और बिहार में सबसे गर्म जिला भी ये है। कौन? तो गर्म जिला कौन? गया। कौन भाई? है कि नहीं? तो सबसे गर्म जिला कौन? और गौतम बुद्ध याद रखिएगा अभ्यारण्य की बात करेंगे तो भी कहां है? गया। कहां पे? गया में ही एक नदी है फल्गु। कौन सी? तो फल्गु नदी का संबंध कहां से है? गया। कहां से? कौन नदी? फल्गु। कौन सी? कौन सी? कौन सी? और गया में ही एक मंदिर है विष्णुपद मंदिर। कौन? तो प्रश्न है कि विष्णुपद कौन सा? तो विष्णुपद मंदिर की बात करेंगे तो विष्णुपद मंदिर का संबंध भी कहां से भाई? गया से। कहां से? फल्गु नदी का संबंध कहां से? सबसे गर्म जिला कौन? और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का संबंध भी कहां से? गया से। कहां से? कौन सा? गौतम बुद्ध। याद रखिएगा। चल भाई नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका 42 के बाद 43। चलिए नेक्स्ट सवाल। यह सवाल वही है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अभी मैंने बताया था कि वैसे वन जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते का क्या करेगा? त्याग। क्या करेगा? और मॉनसून के आगमन के फलस्वरूप हरे भरे हो जाएंगे तो ऐसे वन ही पतझड़ या मॉनसूनी वन कहलाते हैं। पतझड़ मतलब याद रखेंगे पत्ते का त्याग। पतझड़ का मतलब पत्ते का पतझड़ मतलब पत्ते का। तो बिहार, झारखंड, यूपी। बिहार, झारखंड और कंफर्म ना? क्योंकि यहां पर याद रखेंगे गर्मी के दिन में गर्मी ज्यादा पड़ेगा जिस कारण हीट वेव लू चलेगा और ये पेड़ पौधे अपने पत्ते का त्याग करते हैं और ग्रीष्म ऋतु के बाद फिर वर्षा ऋतु में अपने पत्ते का ये पुनः इसमें आगमन होता है तो ऐसे वन पतझड़ या मानसूनी वन कहलाते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में कैसे वन मिलेंगे? पतझड़। और पतझड़ को ही हम क्या कहेंगे? मानसूनी। पतझड़ को क्या कहेंगे? मानसूनी। याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। क्या है भाई? किसका? तो ये तो नॉर्मल सवाल, आपको सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ ही है। खनिजों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? अमूल्य संसाधन। क्या कहा जाता है? अमूल्य संसाधन। तो पृथ्वी का क्या कहा जाता है भाई? खनिज को अमूल्य संसाधन। अगर ये संसाधन नहीं होता तो मानव आज यहां तक नहीं पहुंचता। क्योंकि मानव सभ्यता का विकास जब हुआ तो ध्यान रखेंगे कि जिस सिविलाइजेशन की आप बात करेंगे, जिस सभ्यता की बात करेंगे, उस सभ्यता में भी याद रखेंगे खनिज का उपयोग किया गया। वर्तमान में भी किया गया है और वर्तमान में भी किया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से जब मानव को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये तो सबको पता है कि खनिज में सबसे पहले हथियार के रूप में इसने पत्थर का प्रयोग किया था। पत्थर का प्रयोग इसने हथियार के रूप में भी किया और पत्थर का प्रयोग इसने आग लगाने के, आग के आविष्कार में भी किया। तो यहीं से मानव अपने सभ्यता की शुरुआत की इसी खनिज और स्टोन के साथ। और फिर जैसे जैसे ये मानव डेवलप होते गया तो याद रखेंगे कि सभ्यता का विकास होते गया और हम कांस्य और याद रखेंगे ताम्र युग में पहुंचे। कांस्य और ताम्र युग के बाद हम याद रखेंगे लौह युग में भी पहुंचे और आज का आधुनिक मानव
याद रखेंगे करीब 100 से ज्यादा खनिजों का उपयोग करके आज आधुनिक मानव, ध्यान रखेंगे, धरती से आकाश तक पहुंच गया। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि उसमें खनिज का बहुत बड़ा योगदान था। आज हमने सारे खनिज का उपयोग किया और आज हम यहां तक पहुंचे हैं, हमारा डेवलपमेंट हुआ है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप धरती पर देख रहे हैं, जितना भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, जितना भी बिल्डिंग देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, रेलवे पुल देख रहे हैं, यातायात, परिवहन, ये सभी में खनिज का ही प्रयोग किया गया है। वो लोहा हो, तांबा हो, सोना हो, पेट्रोल हो, कोयला हो, अवरक हो, मैग्नीज हो या बॉक्साइड हो, ये सारे खनिज का प्रयोग किया गया है। इसी लेकर ये सारे खनिज संसाधन को हम अमूल्य संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर क्या ये संसाधन नहीं होता तो हम मानव के यहां तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। इस लेकर संसाधन से ही आज हम यहां तक पहुंचे हैं, इस लेकर इसे अमूल्य संसाधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमूल्य संसाधन। तो खनिजों का पृथ्वी का क्या कहते हैं? अमूल्य संसाधन। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे, क्या कहता है? प्राकृतिक में स्वतः पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? क्या? अच्छा 46 नंबर। अच्छा कोई बात नहीं, 46 से हम बताएंगे, कोई बात नहीं, आगे एकदम नहीं बढ़ना है। कहता कि मानव के जीवन एवं विकास किस पर निर्भर करता? देखो अभी तो बताए हैं किस पर। तो मानव का जीवन और विकास किस पर निर्भर है? किस पर है? अभी बताइए। एकाएक अगर कोई संसाधन समाप्त हो जाए तो बताइए कि मानव का जीवन समाप्त होगा कि नहीं होगा? हमने कल भी बताया था कि संसाधन कई प्रकार से संसाधन को हम बांटते हैं। जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, व्यावसायिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। तो ये हमने कहा था कि संसाधन में जैविक और अजैविक 2 प्रकार के संसाधन महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जल एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो खनिज में अगर आप बात करेंगे अन्य खनिज के बारे में छोड़िए, केवल अगर जल ही समाप्त हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। इस लेकर बताइए कि यह बहुमूल्य है कि नहीं है? तो जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जल के बाद मृदा का भी उपयोगिता बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मृदा भी अगर समाप्त हो जाएगी या मृदा एंड हो जाए तो भी याद रखेंगे जीवन समाप्त हो जाएगा। और अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो उसमें मेटल या नॉन मेटल? मेटल या, ध्यान देना है, मेटल या, आगे में बैठ के नहीं इधर उधर करना है ना। रे छोटा रे, वो मोबाइल देखो, मोबाइल से सेल्फी लेता है वो तो सी नंबर लफंगा, वो मास्टर कैसे हो जाएगा? वो उसको तो अभी लगता है इंटर पास करके आया है। उसका चेक, अरे उसका आईडी चेक करो कि 500 रुपया में आके जो है अनियमितता करता है। उसका आईडी चेक करो, इंटर पास है कि नहीं। बहुत आ गया 500 रुपया में, सोचता है बहुत पड़ा, चल रे बैठल तो कम से कम रहेंगे, तू नहीं भी करेगा कुछ से। इसी बीच में सेल्फी ले लेता है। उसको टीचर बनना है, उसका देख के हमको लग रहा है कि इंटर पास किया है बहुत ज्यादा। हाँ चेक करो बगल वाले लड़के उसका। ऐसा स्ट्राइक तो होली के बाद हम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी विकास के लिए खनिज की उपयोगिता है कि नहीं? जीवन के लिए है कि नहीं? जीवन के लिए पानी है कि नहीं? जल संसाधन है कि नहीं? मिट्टी संसाधन है कि नहीं? जल या मिट्टी अगर समाप्त हो जाए जीवन समाप्त होगा कि नहीं? जबकि किसी भी मानवीय डेवलपमेंट के लिए खनिज का उपयोगिता है कि नहीं? आज कोयला क्या, लोहा क्या, पेट्रोलियम क्या, ये 3 ऐसे खनिज हैं कि याद रखेंगे मानव का विकास रोक सकता है कि नहीं? क्योंकि अभी मानव के विकास में तीनों का बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं है? आज आप जितना इलेक्ट्रिसिटी बिजली देख रहे हैं कोयला पर है, किस पर है? ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं लोहा पर है, किस पर है? किस पर है? किस पर है? और जितना ट्रांसपोर्टिंग है सारे पेट्रोलियम पर है, किस पर है? तो कोयला, पेट्रोलियम और लोहा सबसे महत्वपूर्ण याद रखेंगे खनिज है, ये सारे विकास के लिए। और जल और मृदा की बात करेंगे जीवन के लिए। सवाल पूछा गया था कि मानव का जीवन और विकास
निर्भर करता है तो किस संसाधन पर? खनिज संसाधन। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। उतना समझ जाइए कि आप सेल्फ भी लिख सकते हैं, बात समझ लीजिए। नेक्स्ट सवाल 47 कहता प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो स्वतः खनिज को कोई बनाता है? आप देखिए कोई भी चीज जैसे क्रूड ऑयल पेट्रोलियम लाके आप उसको पेट्रोल डीजल बनाते निकालते हैं। चावल आप उत्पादन नहीं करते हैं, चावल उत्पादन एक प्रोसेस के लिए कि भाई हम उत्पादन करते हैं। चावल तो प्रकृति उत्पादन करता है कि नहीं है? चावल का उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? प्रकृति का है। आप तो देख रेख करते हैं भाई। और चावल जब उत्पादन हो जाता है तो फिर कहता है कि हम चावल बना रहे हैं। चावल नहीं बना रहे हैं, आप भात बना रहे हैं। चावल आप नहीं बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं? भात, है ना? तो ये पर चावल तो प्रकृति बनाया है, चावल कौन बनाया है? आप चावल बना के दिखाइए ना। चावल आपसे नहीं बनेगा, आपसे भात बनेगा। वो एक प्रोसेस है कि पानी गर्म होगा, उसमें चावल डालिए तो भात बनेगा। ये तो प्रोसेस है, बाकी आप चावल नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, वो प्रोसेस है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाला क्या है भाई? खनिज। और खनिज सदैव याद रखेंगे प्रकृति बनाता है। कौन बनाता है भाई? प्रकृति। याद रखिएगा 47 के बाद प्यारे ये सबको पता है कि सबसे कठोर खनिज कौन है? हीरा। और भारत में हीरा के लिए एक प्रसिद्ध खान कौन है? पन्ना। और पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश। जबकि याद रखेंगे पन्ना कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश। जबकि सोना के लिए कोलार। कौन सा? कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कौन सा? तो कोलार सोना के लिए, कोलार की बात करेंगे, सोना के लिए कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कहाँ है? जबकि हीरा के लिए पन्ना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। पन्ना कहाँ है? पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा पन्ना मध्य प्रदेश प्यारे। 49 के बाद 49 देखेंगे क्या कहता है। सबसे मुलायम खनिज कौन सी है? ये कहता है मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनता है। तो याद रखेंगे इसका नाम है, याद रखेंगे टैल्क। क्या नाम है? टैल्क। टैल्क जो मैग्नीशियम, सिलिकॉन और किससे बनता है? ऑक्सीजन से। और ये सबसे मुलायम खनिज है। सबसे क्या है भाई? मुलायम खनिज का नाम क्या है? टैल्क। क्या नाम है? टैल्क। और सबसे कठोर कौन है? हीरा। सबसे कठोर कौन? हीरा। और सबसे मुलायम कौन है? टैल्क। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 50 नंबर की ओर चलेंगे। क्या नहीं लिखे थे? तो टैल्क लिखिए ना भाई, टैल्क लिखिए। हम देखिए कर देते हैं। चल लिख लीजिए। हाँ लिखिए, लिखिए। सबसे मुलायम खनिज है टैल्क, जो मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनता है। टैल्क जो मैग्नीशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनता है। मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनता है ना? चलिए 50 नंबर की ओर प्यारे। खनिजों में मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 2। मेटल और जिससे धात्विक या क्या कहते हैं? अधात्विक। इसे ही लौह या अलौह भी कहते हैं। धात्विक खनिज में आता है लोहा। क्या आता है? लोहा के बाद आता है मैग्नीज। क्या आता है भाई? मैग्नीज के बाद आएगा बॉक्साइड। क्या आएगा? बॉक्साइड के बाद प्यारे आएगा तांबा। क्या आएगा? तांबा। क्या आएगा? तांबा। तांबा के बाद आएगा सोना। सोना के बाद आएगा चांदी। ये सारे के सारे हैं धात्विक खनिज। अधात्विक में आएगा कोयला। कोयला के बाद आएगा अबरक। अबरक के बाद आएगा, ध्यान रखेंगे, जिप्सम। जिप्सम जिप्सम के बाद आएगा ग्रेनाइट। ये सारे के सारे अधात्विक खनिज हैं। नन मेटल, नन मेटल अधात्विक खनिज, नन मेटल अधात्विक खनिज, नन मेटल अधात्विक खनिज, नन मेटल अधात्विक खनिज, नन मेटल अधात्विक खनिज में कौन कौन आएगा? कोयला, कोयला के बाद अवरक, अवरक के बाद जिप्सम के बाद ग्रेनाइट। क्लियर ना? जबकि ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछ देगा कि धात्विक खनिज में, तो धात्विक खनिज में ध्यान रखिएगा कि धात्विक खनिज में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, सोना और चांदी, ये सारे के सारे याद रखेंगे कैसे खनिज हैं? कैसे?
धात्विक। तो ध्यान रखेंगे अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर ध्यान रखेंगे हम खनिज को कितने भाग में बांटेंगे? दो। कितने कितने? एक याद रखेंगे मेटल और दूसरा मेटल और धात्विक व धात्विक व, कन्फर्म ना? तो ये पूरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे और लास्ट सवाल आज के डेट का ध्यान रखिएगा। 51वें नंबर पर हम चलेंगे। लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन इत्यादि किस प्रकार की खनिजें हैं? लौह युक्त धात्विक खनिज। लौह युक्त कौन सा? लौह युक्त कौन सा भाई? धात्विक खनिज। कौन कौन? लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, ये सभी याद रखेंगे धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? चलिए आज का सेशन आपका यही तक। चलिए ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे। अब बैठा रहेगा रे, आ गया है, कहां जाएगा? छोड़ दो, जो नहीं अति करेगा ना। अभी बैठेगा सब 5 मिनट, 5, जो जहां वहीं बैठ जाएगा। 5 मिनट। एक व्यक्ति सिर्फ एक नोट्स लेगा। एक बोल रहे हैं ना तुमको, तुरंत लाठी चार्ज कर देंगे। एक सबको मिल जाएगा तभी उठेगा, नहीं तो तुरंत लाठी चार्ज करेंगे। कोई हल्ला नहीं करेगा। रे लड़का रे, सब पीडीएफ लेके जाएगा। एक भी अगर इधर उधर किया फिर पीटना शुरू करेंगे। बहुत जल्दीबाजी में तो। सब पीडीएफ ले लिया है ना? कठोर सबसे ज्यादा हीरा। बाद में देखेंगे। बाद में देखना, बैठो। क्या? तो पत्ती तो आएगा, वो कल बताएंगे। वो तो पत्ती आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा ही। अरे सब बताएंगे कल। एक ही दिन क्या करें, तुमको हेडमास्टर बना दें? कहता पत्ती आ गया, आपका पत्ती आ गया तो पत्ती को हम न कल देखेंगे। चलो एकदम निकलते जाओ। जो सब पीडीएफ ले लिया है ना? हाँ, इधर तो रुको। की करेगा? 2 गो जान दे देगा।
जितना लड़का कहीं बॉडी पर चढ़ गया खेले खत्म हो जाएगा उसका। इधर दो लड़के को एगो खाली इधर उधर करो ना, तब ना पूछते हैं। सबको मिल गया ना? जिसको एकदम ले दो कोई नहीं लेगा, सिर्फ एक। हो गया सबको?